अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पिछले एक माह से साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हुकूमत पर लॉन्ग मार्च के जरिए दबाव डाल रहे थे। इमरान खान का कहना था कि लॉन्ग मार्च का मकसद है कि हम हुकूमत से अर्ली इलेक्शंस की तारीख लें, जबकि हुकूमत हर मरतबा ये कह रही थी कि असल मकसद इस लॉन्ग मार्च का अहम तैनाती को, आर्मी चीफ की तैनाती को पर असर अंदाज होना है। अब जो तैनाती का मामला है वो हल हो चुका है। नए आर्मी चीफ 29 नवंबर को कमान संभाल लेंगे और जो इलेक्शन का मामला था जिसके लिए इमरान खान कह रहे थे कि मैं लॉन्ग मार्च कर रहा हूं, कल उसका भी ड्रॉप सीन हो गया। वैसे तो इमरान खान की डिमांड ये थी कि इलेक्शन की तारीख दी जाए या इलेक्शन के हवाले से बातचीत की जाए, लेकिन कल इमरान खान ने अपने लोगों को भी और तमाम को एक सरप्राइज दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम तमाम असेंबलियों से बाहर आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर और अपने पार्लियामेंटेरियन से बात करेंगे और इसके बाद चंद रोज में इसका ऐलान भी कर देंगे। और हुकूमत ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इमरान खान के इस चैलेंज पर किसी सूरत में भी हम ना असेंबलियां तोड़ेंगे ना ही इलेक्शन की बात करेंगे। किसी किस्म का दबाव हम इमरान खान से लेने को तैयार नहीं है। यह भी क्या सराय हो रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में तो उनका अपना चीफ मिनिस्टर है, लेकिन पंजाब में क्योंकि चौधरी परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर हैं, तो क्या वो इमरान खान के कहने पे असेंबलियां तोड़ेंगे? कल मोनिस इलाही साहब का ट्वीट आया था इस हवाले से कि हम फौरी तौर पे असेंबलियां तहलील कर देंगे अगर इमरान खान कहते हैं। परवेज इलाही ने भी ये कहा है कि 30 सेकंड के अंदर हम असेंबली तहलील कर देंगे क्योंकि असेंबली इमरान खान की अमानत है। पंजाब हुकूमत ये इमरान खान की अपनी हुकूमत है और ये अमानत है हमारे पास। जब इमरान खान साहब कहेंगे असेंबली तोड़ने का, मैं आधा मिनट भी देर नहीं करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और शहबाज शरीफ क्या समझता है कि 27 किलोमीटर की हुकूमत लिए फिरता है, ये 27 घंटे भी नहीं चल सकेंगे। आपके साथ वो कुछ होने वाला है कि आपकी पुश्तें भी याद करेंगी और आखिर इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह एक दीन की हुक्मरानी होगी। परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि 30 सेकंड नहीं लगाएंगे, हुकूमत तहलील कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हद तक जाएगी या सिर्फ कल ये अपने लोगों को एक फेस सेविंग देने के लिए बात की गई है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ टाइम गेन करना चाहती है? लेकिन इस पर कल फवाद चौधरी साहब ने यह कहा है कि इसी हफ्ते मुशावरत होगी और इसी हफ्ते हम ऐलान कर देंगे कि असेंबलियां कब तहलील करने जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ये बता रहे हैं ये महज धमकी नहीं है, इसी हफ्ते मुशावरत भी हो जाएगी और इसी हफ्ते बड़ा ऐलान भी हो जाएगा। अब अहम बात यह है कि क्या हुकूमत इस दबाव में बातचीत करेगी तहरीक इंसाफ से कि अर्ली इलेक्शंस पे बात हो सकती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि पहले आप हमें बताएं कि आप अर्ली इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, फिर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हुकूमत कह रही है कि हम दबाव में नहीं आएंगे। इंटरेस्टिंगली जो पहले हुकूमत का मौक़िफ़ था वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर और PMLN के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब। एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एहसन इकबाल साहब, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जो इमरान खान ने कल बात की है उस पर इसी हफ्ते मुशावरत होगी, इसी हफ्ते ऐलान भी हो जाएगा कि हम असेंबलियां तहलील कर रहे हैं। क्या करेगी वफाकी हुकूमत? क्या उससे पहले कोई बातचीत के लिए दरवाजे खुलेंगे कि अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं? क्योंकि तहरीक इंसाफ की डिमांड है कि आप ये कह दें कि अर्ली इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, फिर बैठ के फ्रेमवर्क तैयार कर लेंगे। देखिए शहजाद साहब, जहाँ तक इलेक्शंस का सवाल है तो वो तहरीक इंसाफ भी जानती है कि अर्ली इलेक्शन मुल्क के अंदर मुमकिन इसलिए नहीं है कि सिंध और बलूचिस्तान में हालिया सैलाबों की वजह से जो तबाही हुई है, वहाँ कम अज़ कम अगले 6 से 8 महीने तामीर नौ का और बहाली का काम है जो किया जाएगा। और वहाँ पे मुमकिन नहीं है कि आप इस तबाही के ऊपर एक इलेक्शन में उन्हें झोंक दें। ये कोई मियाँ वाली के ज़िला काउंसिल का इलेक्शन नहीं कि एक डिस्ट्रिक्ट में है, ये पूरे मुल्क के अंदर है। फिर मार्च अप्रैल तक जो हमारी नई मरदमशुमारी है उसके नताइज आ जाएंगे। सिंध हुकूमत का और सिंध सूबे का एक दो टोक मौक़िफ़ है कि जो अगला इलेक्शन है वो नई मरदमशुमारी के अंदर हल्का बंदी के नतीजे में होना चाहिए। तो अगर मार्च अप्रैल में नताइज आते हैं, 4-5 माह इलेक्शन कमीशन को दरकार हैं नई हल्का बंदी करने के लिए, तो ये अगस्त तक हम पहुँच जाते हैं। ये कुदरती फितरी और इंतज़ामी तौर पे एक टाइम टेबल है जिसमें शायद रद्द-ओ-बदल हो नहीं सकता। जहाँ तक कल तक इमरान खान साहब के पूरी तहरीक का हाल है, मुझे वो लतीफ़ा याद आ गया कि एक चौधरी के बेटे को सज़ाए मौत हो गई, तो वो उसके लिए अपील करने जब कचहरी गया तो उसको दरवाजे पे अपना एक लंगोटिया यार मिला जो एक वहाँ पर फटे के ऊपर वकालत करता था। उसका बात है, उसने कहा कि मैंने तुम्हारे भतीजे को सज़ाए मौत हो गई है, सज़ा ख़त्म करानी है। तो उसने कहा मैं कर देता हूँ। उसने कहा नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं कोई बड़ा वकील करूँगा।
उसने लाखों रुपए के साथ एक बड़ा वकील किया, लेकिन वो अपील खारिज हो गई। और फिर जब वो चौधरी मुंह लटका के बाहर निकल रहा था तो उसके लंगोटिए यार ने पूछा कि भाई क्या बना, तुमने 10 लाख रुपए फीस दी थी तो भतीजा छुटा। उसने कहा नहीं, सजाए मौत बरकरार रही। तो उसे कहने लगा अपने दोस्त को, चौधरी एक काम तो मैं मुफ्त ही करा सकता सी कि मैं यही काम तो मुफ्त मुझसे करा लेते जो तुम 10 लाख रुपए फीस दे के आए हो। खान साहब ने 7 महीने पूरी कौम को खलफशार में डाला, इंतशार फैलाया, बुलंदो बाग दावे किए, इस्तीफे लेने आए थे और अपने इस्तीफे दे के चले गए। और खुद ये बात भी मान गए कि अगर अक्टूबर में इलेक्शन होंगे तो हम इन पर दबाव बरकरार रखेंगे। अक्टूबर में इलेक्शन कराने के लिए किसी दबाव की जरूरत नहीं, वो आइन का एक टाइम फ्रेम है जिससे कोई वायलेट नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर ये समझते हैं कि 500 कुछ हलकों की बात कर रहे हैं कि हम मुस्ताफी हो जाएंगे, तो अब इनको किसने रोका है? 24 घंटों में इस्तीफा दे दें। आपको एक हफ्ते की मुशावरत की जरूरत तो नहीं है। अगर इलेक्शन कराने का ये आसान तरीका है तो आप 24 घंटों में इस्तीफे दे दें। तो लेकिन आप देखेंगे अगर ये इस्तीफे दे देते हैं तो फिर क्या आप लोग भी कौमी असेंबली तहलील कर देंगे? क्या मामला फिर जनरल इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे? देखिए, जो मुल्क की असेंबलियां हैं वो एक शख्स की अना की भेंट नहीं चढ़ाई जा सकती। ये जो गवर्नर्स हैं उनका फर्ज होगा कि वो इस बात का जायजा लें कि ये जो उन्हें एडवाइस मिली है, क्या इसकी पोस्ट के ऊपर असेंबली अराकीन की अक्सरियत इसकी तायद करती है या नहीं करती। और अगर गवर्नर इस बात पे मुतमईन हो कि ये किसी बदनीयती के ऊपर मबनी नहीं है और जो ऐवान की अक्सरियत है वो चीफ मिनिस्टर की इस एडवाइस की तायद करती है, फिर वो उस पर अमल दरामद करने का पाबंद है। ये आइन और कानून तो ये नहीं कहता, वो तो चीफ मिनिस्टर को ये इख्तियार देता है और गवर्नर पाबंद है कि 48 घंटे में फैसला करे। अगर चीफ मिनिस्टर फैसला कर लेते हैं कि हमने असेंबली तहलील करनी है, 48 घंटे में अगर गवर्नर नहीं फैसला करते तो फिर ऑटोमेटिकली असेंबली तहलील हो जाएगी। देखिए, इसके ऊपर ये चूंकि एक लीगल इशू है, आपको पता है कि माजी में बलूचिस्तान और पंजाब असेंबली के चीफ मिनिस्टर्स के तहलील करने को सेट असाइड किया गया, चूंकि ये बात सामने आई कि वो बदनीयती के साथ सेट असाइड वो डिज़ोल्व की गई थी। तो इसलिए इस बात को कानून इसका जो है वो अदलिया ने तय किया हुआ है कि वो कौन सी शराइत हैं कि जिनके ऊपर चीफ मिनिस्टर अगर डिसोल्यूशन की एडवाइस करता है तो वो कानून के मुताबिक होंगी। तो इसलिए ये अगर खान साहब समझते हैं कि ये असेंबलियां उनकी जेब के अंदर हैं, वो अपनी अना की खातिर जब चाहें इन असेंबलियों को डिसॉल्व कर दें, तो ऐसा नहीं है। हाँ। चीफ मिनिस्टर की जो पावर है टू डिसॉल्व असेंबली, लेकिन उसके लिए पहले तो मौजूद है। आप समेत जो दीगर नून लीग के रहनुमा है वो तो चैलेंज देते थे कि अगर आप अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, बड़ा आसान फॉर्मूला है, आप असेंबलियां तहलील करें, ऑटोमेटिकली माहौल इलेक्शन की तरफ चला जाएगा, हमें भी असेंबली तहलील करनी पड़ेगी। मैं चाहूंगा ये सुन लीजिए, फिर इस पे जवाब दे दीजिएगा मुझे। ये आसान है, इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े केपी की असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। 125 आपने इस्तीफे दिए ना, वो एक्सेप्ट करवा दें और केपी के और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूँ कि देयर विल बी नो ज़िमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। इमरान खान साहब को हमने कई दफा कहा है कि अगर आप वाकई इंतखाबात करना चाहते हैं तो आपके लिए तो बहुत आसान तरीका है, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें। वहां तो आपकी हुकूमतें हैं, आप डिसॉल्व कर दें तो आप यकीनन इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। अब एहसन साहब, आपने कहा इमरान खान कदम बढ़ाओ, असेंबली डिसॉल्व करो और मामलात इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। अब वो असेंबली डिसॉल्व कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कानूनी लकूनाज है इसमें, फिर आप पीछे भाग रहे हैं। मैं अभी भी कहता हूं कि ये डिसॉल्व करे ना, क्यों नहीं डिसॉल्व करते? तो फिर देखिए क्या होता है। हम तो चाहते हैं कि ये शिप से धक्का लगाएं, अपने आप को समुद्र में छलांग मारें, फिर पीछे मुड़ के देखेंगे कि हमें धक्का किसने दिया था। तो आप लोग ये सारी बातें उनको उकसाने के लिए कर रहे थे, धक्का देने के लिए कर रहे थे, या आप वाकई समझते थे कि एक तरीका है जिससे इलेक्शन हो जाएंगे? आप तो उनको जो है चैलेंज कर रहे थे, वो चैलेंज कबूल करके आप उस पर अमल दरामद करना चाहते हैं। शहजाद, मैं आपको फिर अपनी बात दोहराऊंगा। मुझे आप ये बताइए कि क्या सिंध और बलूचिस्तान के अवाम की जिंदगी कोई अहमियत नहीं रखती? अगर इमरान खान साहब के हलके में सैलाब नहीं आया तो क्या इनके सीने में पत्थर का दिल है? इन्हें नहीं मालूम कि कितनी बड़ी तबाही सिंध और बलूचिस्तान दो सूबों के अंदर हुई है? वहां पर तो अगले 6 और 8 महीने के दौरान इलेक्शन का नाम लेना, मैं समझता हूं कि उन लोगों की उस हादसे के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है और एक गाली है जो आप उन लोगों को दे रहे हैं कि हमें आपकी परवाह नहीं है, हम अपनी सियासत चमका रहे हैं।
तो अगले 6-8 माह में तो वहां पर सिर्फ उन लोगों को दोबारा जिंदगी में बहाल करना तरजीह होनी चाहिए। और इसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि मर्दमशुमारी जब उसका नतीजा आएगा फिर तो आप सियासी तौर पे पाबंद होंगे कि हल्का बंदी दोबारा करें। इसका तो एक ही तरीका है कि आप हुकूमत है, आप उनको बाकायदा पेशकश करें कि बैठे मुज़ाकरात करते हैं, फिर ये ना कहें कि कंडीशन ना लगाएं। यही जो आपकी दलील है, आप बैठ के उनको समझाएं, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो तहरीक इंसाफ को तो पॉलिटिकल क्राइसिस सूट करता है और आपको सूट नहीं करता है। वो असेंबली तोड़ देते हैं अगर क्राइसिस मजीद बढ़ेगा। जो माशी हालात हैं जिसमें आप चाहते हैं कि रिकवर करके आवाम को भी रिलीफ दें, अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी कुछ रीगेन करें, वो तो नहीं हो सकेगा कि असेंबली तोड़ देंगे। आज ही आपने सुना होगा, बल्कि पढ़ा होगा कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, जो कि 2 महीने पहले तक आपकी हुकूमत के वजीर थे, वजीर खजाना थे, वो आपकी हुकूमत को चार्जशीट कर रहे हैं, आपके पिछले अदवार को भी और इस अदवार को भी, और कह रहे हैं कि डिफॉल्ट का जो रिस्क है बढ़ता जा रहा है, और अगर नेशनल इंटरेस्ट में फैसले नहीं किए और पॉलिटिकल फैसले किए तो फिर आप तनकीद नहीं कर सकते फिर तरीके इंसाफ पे, फिर वो आपकी तनकीद का फायदा नहीं होगा। तो फिर कैसे आपको सूट करता है ये? कोई भी पॉलिटिशियन जो है ना वो मज़ाकरात से फरार नहीं कर सकता। और हमने हमेशा तहरीक इंसाफ को ये कहा है कि अगर आपसे एक गलत फैसला हुआ है और आप असेंबली छोड़कर बाहर गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको कहा है, हाई कोर्ट ने भी आपको कहा है, जहां खान साहब ने इतने यू टर्न्स लिए हैं, एक यू टर्न और सही और आप असेंबली के अंदर आएं और आके अपना किरदार अदा करें और बातचीत करें कि हम फिर आप लग रहा है धक्का लगा रहे हैं उनको, क्योंकि पहले भी आपने यही कह के 2014 में उनको असेंबलियों में वापस बुलाया था, 2015 में फिर ख्वाजा आसिफ ने उस दिन क्या किया था ये आपको पता है? नहीं, हम तो संजीदगी के साथ मैं कहता हूं कि देखिए पाकिस्तान के जो इस वक्त मुआशी मसाइल हैं, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि क्या पीटीआई ने ये किया या 75 साल की हमारी कलेक्टिव नेग्लिजेंस है जिससे पाकिस्तान की मईशत को हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ में नहीं ढाल सके। जब भी हमारे यहाँ ग्रोथ होती है उससे डॉलर्स की डिमांड बढ़ती है और हम डॉलर कमाने की सलाहियत नहीं रखते, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है और हमें इमरजेंसी ब्रेक लगा के मईशत को दोबारा रोकना पड़ता है, स्लो करना पड़ता है। देखिए इस वक्त पाकिस्तान का अगर एक ही मसला है मेरे नज़दीक, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि क्या हम 32 अरब डॉलर से 100 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पे 5 सालों में जाएंगे या 10 सालों में जाएंगे, इसके ऊपर हमारे मुस्तकबिल का बिल्कुल ठीक है। और इन तमाम चीजों के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है। वैसे आपकी गट फीलिंग क्या है, हुकूमत की असेसमेंट क्या है? इमरान खान साहब असेंबलियां तोड़ेंगे या सिर्फ एक थ्रेट रख रहे हैं इसकी? जी देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि पाकिस्तान को हर कीमत पे हमें स्टेबिलिटी के दायरे कार में रखना है और इसलिए मैं इमरान खान साहब से कहूंगा कि आप नेगेटिव पॉलिटिक्स छोड़ें, असेंबलियों के अंदर आए, बैठें। अगले इलेक्शन को हम गैर मुतनाज़ा करने के लिए कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के अंदर शिरकत करें और हम इस बात को यकीनी बनाएं कि अक्टूबर में जब आप खुद मान गए हैं कि इलेक्शन हो सकते हैं तो उन इलेक्शन के बाद कोई नया तनाजा ना पैदा हो। हम किस तरह एक मुनसिफाना इलेक्शन इस मुल्क के अंदर कराएं जिसमें तमाम अगर आप बैठेंगे नहीं तो ये करेंगे, क्योंकि देखिए आप लोग पीडीएम मूवमेंट में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। आप कह रहे हैं हमने आईनी रास्ता इख्तियार किया, हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, वो भी कहेंगे मैं आईनी तरीका शाह महमूद ने कहा ये वाहिद आईनी तरीका, हम असेंबलियां तोड़ देते हैं। देखिए वो जरूर असेंबलियां तोड़ना चाहते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि इसका शौक पूरा करें, लेकिन जो हमारी इतलात हैं खुद उनके अपनी पार्लिमानी पार्टी इसके बारे में मुत्तफिक नहीं है। जो कौमी असेंबली से वो इस्तीफे देकर गए थे, इनके अपने अराकीन की अक्सरियत स्पीकर को कह चुकी है कि हम इस्तीफा देने में दिलचस्पी नहीं रखते, हमसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया। एहसन इकबाल साहब मौजूद थे, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक। इसके बाद एक अहम इशू पे बात करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ हैं, 2 दिन बाद वो रिटायर हो रहे हैं। बात करेंगे इस हवाले से। वेलकम बैक। 6 साल तक मुल्क के सबसे ताकतवर ओहदे पर रहने और 3 साल की एक्सटेंशन मुकम्मल होने के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 रोज बाद अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं। जनरल बाजवा के 6 साल दौर में इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के अलावा जनरल बाजवा के दौर में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रही। ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज हुआ, अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला हुआ और इन्हीं के दौर में फैटेफ की ग्रे लिस्ट में जाने के बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हुआ। जनरल बाजवा का बतौर आर्मी चीफ दौर कैसा रहा, वो अपने पीछे क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, आज के प्रोग्राम में इसका मुख्तसर जायजा लेते हैं। सियासी एतबार से जनरल कमर जावेद बाजवा का दौर मुख्तलिफ तनाज़ात में घिरा रहा। इनकी सिफत सलारी में एस्टैब्लिशमेंट पर सियासी इंजीनियरिंग के इल्जामात लगते रहे और बाद में न्यूट्रलिटी के ताने पड़ते रहे।
जनरल बाजवा ने अपने दौर में 5 वज़राए आज़म देखे, जिनमें से 2 वज़राए आज़म के साथ उनके ताल्लुकात कशीदा रहे। जिस वज़ीर आज़म ने उन्हें आर्मी चीफ लगाया उनसे भी ताल्लुकात खराब हुए, और जिस वज़ीर आज़म ने उन्हें एक्सटेंशन दी वो भी जनरल बाजवा से जाते जाते नाराज नजर आए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल राहील शरीफ की रिटायरमेंट के बाद 29 नवंबर 2016 को जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ लगाया, और आर्मी चीफ के ओहदे पर तरक्की से पहले इनके बारे में यह मशहूर था कि वो एक जमहूरियत पसंद और सियासी मामलात में अदम मदाखलत के कायल जनरल हैं। मगर फिर एस्टैब्लिशमेंट का हाइब्रिड निज़ाम लाने का जो मंसूबा कई सालों पहले बनाया गया था, उस पर अमल दरामद भी उन्हीं के दौर में हुआ। जनरल बाजवा के दौर में बाजवा डॉक्ट्राइन का चर्चा रहा, और सियासत में अदम मदाखलत इस डॉक्ट्राइन का बुनियादी मकसद था। मगर इनके दौर में सियासी हलकों की जानिब से इन पर सियासत में मुदाखलत के इल्जामात मुसलसल लगते रहे। आर्मी चीफ बनने के एक ही साल के अंदर नवाज शरीफ से उनके ताल्लुकात खराब हुए, और नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा का नाम लेकर उनकी हुकूमत गिराने और इलेक्शन में धांधली करके इमरान खान को इक़्तिदार में बिठाने का इल्ज़ाम लगाया। इसी तरह इमरान खान वो वज़ीर आज़म थे जिन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, मगर रिटायरमेंट से 1 साल पहले इमरान खान और जनरल बाजवा के जो मिसाली ताल्लुकात थे वो बहुत तल्ख हो गए। जनरल बाजवा ने जब फौज की कमान संभाली उस वक्त मुल्क की सियासत डॉन लीग्स और पनामा स्कैंडल जैसे बड़े सियासी बहरानों से गुजर रही थी। नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान शदीद तनाव था, और ये वो वक्त था जब एक तरफ इमरान खान जनरल बाजवा की तारीफों के पुल बांध रहे थे, तो दूसरी तरफ नून लीग एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ा रही थी। सुप्रीम कोर्ट में शरीफ खानदान के खिलाफ होने वाली समातों और 28 जुलाई 2017 को नवाज शरीफ की नाअहली के बाद नून लीग एस्टैब्लिशमेंट को इसका जिम्मेदार करार देती रही, एस्टैब्लिशमेंट को खलाई मखलूक के ताने देती रही। नून लीग ने 2018 का इलेक्शन एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ नारे पर लड़ा, वोट को इज्जत दो की तहरीक चलाई, मगर इस मुजाहिमत के बावजूद नून लीग को 2018 इलेक्शन में सियासी शिकस्त का सामना करना पड़ा, और इसके बाद हाइब्रिड निज़ाम का 3 साला सूरज तुलू हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इब्तदाई 2 साल एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की नाअहलियों और नाकामियों को ओन ही नहीं करती थी, बल्कि इसका मुकम्मल दिफा भी करती रही और मीडिया से मुस्बत रिपोर्टिंग की अपील करती रही। इस हाइब्रिड निज़ाम और 1 पेज की हुकूमत में एस्टैब्लिशमेंट के सिर्फ सियासी किरदार में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि मईशत और सिफारतकारी में भी अस्करी फुटप्रिंट बढ़ता रहा। हुकूमत को जब जब माशी मुश्किलात का सामना हुआ, जनरल बाजवा ने सऊदी अरब और चीन समेत दीगर दोस्त ममालिक से कर्ज के हसूल में हुकूमत की मदद की। हुकूमती वुज़रा के बयानात की वजह से जब चीन और सऊदी अरब से सिफारती ताल्लुकात खराब हुए, उस वक्त भी जनरल बाजवा ने दोनों ममालिक का दौरा करके तनाज़े को हल करने की कोशिश की। मीडिया मैनेजमेंट हो या कानून की मंजूरी के लिए हुकूमती इत्तेहादियों को मनाना, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की हर मुमकिन मदद की। मगर अक्टूबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की DGISI के ओहदे से ट्रांसफर पर तनाज़ा पैदा होने के बाद 1 पेज और हाइब्रिड निज़ाम को बड़ा धचका लगा। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब लगाने के मामले पर इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट में जो इख्तलाफात पहले से मौजूद थे, वो इस तनाज़े के बाद मजीद बढ़ गए, और फिर PDM जमातों की जानिब से रवा साल फरवरी में तहरीक अदम एतमाद पेश करने के बाद एक सफ़े की इमारत गिर गई और हाइब्रिड निज़ाम का फॉर्मूला मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। ये वो वक्त था जब फौज ने गैर सियासी होने का फैसला कर लिया था, मगर इसके बाद भी इमरान खान फौज से सियासत में मुदाखलत और उनकी मदद करने का मुतालबा करते रहे। इमरान खान शिकवा करते रहे कि एस्टैब्लिशमेंट उनकी हुकूमत की मदद क्यों नहीं कर रही, एस्टैब्लिशमेंट क्यों न्यूट्रल रहना चाहती है। और फिर अप्रैल में हुकूमत गिरने के बाद इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट से खुल्ला महाजराई का आगाज कर दिया। इमरान खान जिन जनरल बाजवा की तारीफों के पुल बांधा करते थे, उन्हें सबसे ज्यादा जमहूरियत पसंद सिपा सलार करार देते थे, उन्हें मीर जाफर, मीर सादिक, साजिश के सहूलतकार, तनख्वाहदार चौकीदार और गद्दार जैसे अलकाबात से नवाजने लगे। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट पर अपने खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयों का जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट को ठहराया। सहाफ़ियों और कारकुनों की गिरफ्तारियों और तशद्दुद के इल्ज़ामात भी लगाए, मगर हैरानकुन तौर पर बाद में खुद जनरल बाजवा को इलेक्शन तक एक्सटेंशन देने का मुतालबा भी खुद इमरान खान ने किया। अहम बात यह कि इस्टेब्लिशमेंट के 6 साल सियासी किरदार पर जो उंगलियां उठ रही थी, जो इल्ज़ामात लग रहे थे, जो ताने पड़ रहे थे, उसका जवाब जनरल बाजवा ने खुद कुछ रोज पहले अपनी आखिरी तकरीर में दिया। 4 रोज पहले यादगार शोदा की तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने माजी में फौज की सियासी किरदार और फिर न्यूट्रल रहने के फैसले, 2018 में सियासी इंजीनियरिंग और इमरान खान के गद्दारी के इल्जामात पर खुलकर बात की और इन इल्जामात को
बेबुनियाद करार दिया। हमारी फौज जो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ रहती है, तनकीद का निशाना बनती है। मेरे नज़दीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आईनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। 2018 के इलेक्शनों में बाज़ पार्टियों ने RTS के बैठने को बहाना बनाकर GTV पार्टी को सिलेक्टेड का लक़ब दिया और 2022 में एतमाद का वोट होने के बाद पार्टी को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया। हमें इस रवैये को रद्द करना होगा। ये बहुत अहम बात है कि जनरल बाजवा फौज की सियासत से किनारा कशी का दावा कर रहे हैं, मगर अब देखना होगा कि जनरल बाजवा के बाद स्टैब्लिशमेंट इस पर कितना कायम रहती है। अहम बात यह है कि बाजवा डॉक्ट्राइन का एक और अहम पहलू पड़ोसी मुल्क से मामलात और खास तौर पर भारत से ताल्लुकात नॉर्मल करना था, मगर 2019 में पुलवामा वाक़े के बाद कशीदगी और भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने के बाद जनरल बाजवा की भारत से ताल्लुकात की बहाली की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। बाजवा डॉक्ट्राइन के मुताबिक जनरल बाजवा की एक और ख्वाहिश मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम पैदा करना थी। अहम बात यह है कि जब 2016 में जनरल बाजवा ने कमान संभाली, उस वक्त मुआशी और सियासी हालात आज से बहुत बेहतर थे, लेकिन इसके बाद सियासत में मुदाखलत और हुकूमतों की कारकर्दगी की वजह से अब जब जनरल बाजवा रिटायर हो रहे हैं तो सियासी अदम इस्तेहकाम पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। माशरा तकसीम है और मुल्क में डिफॉल्ट के खतरात मर। रिटायरमेंट के बाद जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ की हैसियत से कमान संभालेंगे, जिसके बाद फौज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या वो अपना गैर सियासी किरदार बरकरार रखती है या नहीं। और सवाल यह है कि अब इदारे ने गैर सियासी रहने का जो दावा किया है वो एक वक्ती टैक्टिकल मूव है या एक तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक फैसला। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे और हमारे साथ सलीम साफ़ी और मोहम्मद मालिक साहब मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब 2 दिन बाद यानी कि 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। उनका 6 साल का दौर कैसा था, क्या उनकी लेगेसी है, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब ने और सलीम साफ़ी साहब ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सलीम साफ़ी साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। 6 साल वो मुल्क के आर्मी चीफ रहे, 2 दिन बाद वो रिटायर हो जाएंगे। आप उनका ये 6 साल का दौर कैसा देखते हैं, क्या लेगेसी है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की? देखिए शहजाद, एक तो हमारे यहाँ ये रिवायत है ना कि जाने वाले की फिर सब बुराइयाँ तलाश करते हैं और आने वाले में सब खूबियाँ तलाश करते हैं। अगर आप देखें एक शख्सी लिहाज से तो वो काफ़ी बेहतर आदमी है। इतने खुले डुले आर्मी चीफ हमने नहीं देखे थे, जो दिल में आता था बड़ी बड़ी मजालिस में कह देते थे। दूसरा, जो खारजा पॉलिसी के हवाले से उनका अप्रोच था वो मेरे ख़्याल में आर्मी के ट्रेडिशनल अप्रोच से मुख्तलिफ था। आपने देखा कि इंडिया के साथ 2 मरतबा जंग के मौक़े आए और उसमें पाकिस्तान का पलड़ा भी भारी था, उन्होंने उसको अवॉइड करवाया। फिर तीसरी बात ये कि अगर ये जनरल कमर जावेद बाजवा की एफ़र्ट्स ना होती तो इमरान ख़ान साहब का जो कंडक्ट था फ़ॉरेन पॉलिसी को चलाने का, तो लोग तो श्रीलंका की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि आज पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की तरह आइसोलेटेड होता है शायद कोई, क्योंकि सऊदी अरब को उन्होंने मिस हैंडल किया, अमेरिका को मिस हैंडल किया, सबसे ज़्यादा चीनी उनसे नाराज़ थे, UAE के साथ भी ये मामला था, तुर्की और मलाइशिया में भी अफरात व तफरीत हुई। तो वो बाजवा साहब ही मामलात को बचाते रहे। इसी तरह इकनॉमिक फ्रंट पे भी मसलन जनरल नोमान ज़िक्रिया की क़यादत पे उन्होंने फेटअप के मामले पे एक सेल बनाया और क्रेडिट जो कुछ भी ले, लेकिन पाकिस्तान को उसके लिए क्वालिफाई करने में उन्होंने हर तरीके से मदद की। उन्होंने पैसे इकट्ठा कर रहे हो, उनके दौर का मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव चीज़ है। जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है और जिसकी वजह से मुल्क को, सियासत को, अक़दार को, वैल्यूज़ को, बहुत सारी चीज़ों को वो था नुकसान पहुँचा, तो वो इमरान ख़ान और PTI का प्रोजेक्ट था। अच्छा, लोग उसको बाजवा साहब का प्रोजेक्ट समझते हैं या लेगेसी में उसको लिखेंगे, लेकिन ये चीज़ भी उनको विरासत में मिली थी। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2010 से, PTI में लोगों को शामिल कराना, मतलब में ज़ाती तौर पर इंस्टीट्यूशन का प्रोजेक्ट था जो एग्जीक्यूटिव के टाइम पे ये और एक नवाज शरीफ के साथ दुश्मनी का
जो था, मसलन धरने उस वक़्त ज़हीरुल इस्लाम साहब ने दिलवाए, इसी तरह जो शुरू में इनकी पार्टी में लोग शामिल करवाए गए वो 2010-11 में मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ शफ़क़त महमूद, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, इन सब लोगों को एजेंसियों ने शामिल कराया। साहब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इदारे की एक ऐसी पॉलिसी थी जिससे वो पीछे चाह के भी नहीं हट सकते थे और उनको कंटिन्यू करना लाजमी था, या ये ऑप्शन था उनके पास? जब वो आर्मी चीफ बन गए, ठीक है, तो उससे पहले जो इदारे ने किया था, एजेंसियों ने किया था, क्योंकि ये थर्ड फोर्स निकालना इमरान खान की सूरत में और इन दो बड़ी जमातों को आउट करना, ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2010 से, जो बदकिस्मती से कमर जावेद बाजवा साहब के कमांड संभालते ही वो मैच्योर हो गया था और फ़ौज के रैंक्स एंड फाइल में जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ISPR और बाकी तरीक़ों से मीडिया मैनेजमेंट और इस तरीके से, तो वो सराहियत कर चुकी थी फ़ौज की सफ़ों में, तो ज़ाहिरी बात है फिर वो फ़ौज के कमांडर थे। अच्छा, फिर उन्होंने एग्जीक्यूशन के लिए जिन लोगों को चुना, तो वो भी जिस तरह वो कुले डुले थे और जो काम करना चाहते थे फिर ओपनली ढठाई के साथ बस उसके पीछे पड़ जाते थे। तो वो टीम भी ऐसी थी कि उन्होंने 2018 के इलेक्शन में जिस ढठाई के साथ किया, जिस नंगेपन के साथ किया, जिस तरह पोलिंग एजेंटों को निकाला गया, जिस तरह नैब को इस्तेमाल किया गया, और तो उसकी वजह से मुल्क को बहुत, और फ़ौज का इमेज जो सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ। मालिक साहब, आपकी नज़र में क्या लेगेसी है, कैसे देखते हैं आप 6 सालों को? देखिए, मिक्स बैग है शहजाद। जैसे शाफी साहब ने काफ़ी चीज़ें पॉइंट आउट कर दी। आई थिंक जब सक्सेसेस देखें उसमें फैटस के अंदर बड़ा रोल था। फिर जब कोविड आया, कोविड में जो आर्मी ने COC बनाया और सारा सब ऑर्गेनाइज किया, वो बहुत बड़ा काम था और वो कोविड बड़ा ही क्रिटिकल था इकॉनमी में, गवर्नमेंट के साथ जिसने उन्होंने काम किया। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, बिल्कुल सही बात है, IMF के साथ दोबारा बातचीत बिहाइंड द सीन्स, और सऊदी अरेबिया के साथ ब्रिज बिल्डिंग, फिर UAE के साथ बड़ी क्रिटिकल 2-4 सूरत हाल थी, उसको अंदर रिवाइव करना। सो आई थिंक, लेकिन वो वही बात आ जाती कि बाकी अरसा उनका डैमेज कंट्रोल में लगा, जो 3.5 साल का बोझ था उन पे, ऑब्वियसली ही ट्राइड टू अनडू इट, और वो एक इनका प्रोजेक्ट खराब हुआ था। बाकी तो आई थिंक जो सबसे बड़ा एक और कंट्रीब्यूशन जो छुप गया है हमारी आंखों के सामने, वो था जो से एंटी टेररिज्म और सारे जो ऑपरेशन हुए थे, जाहिर चीफ साहब के ज़माने में भी हुए थे, लेकिन अब जब मेरी आर्मी ऑफिसर से बात होती है और डिफरेंट जो रेलिवेंट लोग हैं, वो बताते हैं कि जितना उसके बाद ड्यूरिंग द बाजवा टेनर जो ये काम हुआ है एंटी टेररिज्म का, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और सलीम ने एक बात पॉइंट आउट की थी इंडिया की जो बात सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने की है, वो खाली ये नहीं कौन सा मौका एक्सप्लॉइट किया या नहीं किया, एक सोच मैं देखता हूँ तब्दीली फौज के अंदर, और वो ये है कि इंडिया के साथ को एग्जिस्ट हमें करना चाहिए और हम कर सकते हैं। ये जो एक की वर्ड था कि हाइब्रिड निज़ाम है, और बहुत सारे लोगों की राय ये थी कि हमेशा एक सिविल मिलिट्री तनाव होता है, तो बड़ी अच्छी बात है अगर एक पेज पर है और काम कर रहे हैं, इससे तो मुल्क का फायदा होगा इवेंचुअली, लेकिन वो फायदा नजर नहीं आया। ये जो हाइब्रिड निज़ाम है ये नाकाम हो गया, मुकम्मल तौर पे फेल हो गया। इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? आई थिंक ये एक डिफिकल्ट लेगेसी होगी, क्योंकि ज़्यादा अर्सा उनका सपोर्ट में गुजरा पुरानी रजीम के, पुरानी गवर्नमेंट के, और उस गवर्नमेंट के बाद बहुत ही सोशल हमारे बिहेवियर में चेंजेस आई हैं, हमारी पॉलिटिक्स बहुत पोलराइज हो गई है। उनको उतना मिटिगेट करने का नहीं मिला, और उन्होंने NDU में कहा, मुझे याद है बात हो रही थी, तो बड़ा उन्होंने अच्छा जवाब दिया किसी बात के सवाल में। उन्होंने कहा जी इमरान खान पे हम 4 जर्नैल कुर्बान हो गए जिनके करियर ख़त्म हो गए। उसमें ये भी थे, जनरल गफूर का नाम उसमें आ गया, उसके अंदर जनरल फैज का आ गया, DGI का आ गया। सो इट हैज़ इट्स लो पॉइंट्स, इट हैज़ इट्स हाई पॉइंट्स। लेकिन जो आखिरी 1 साल था, या जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या उससे थोड़ा सा पहले, सलीम साहब पहले आप बता दीजिए इस पे, 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक ये कि आपने रिजीम चेंज करके मुल्क को, जो PTI का भी एक इल्ज़ाम है कि आपने रिजीम चेंज करके मुल्क को बहुत ही डिस्टेबलाइज कर दिया, गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई, देखें मैशत कहाँ जा रही है, तो आपने गलत किया, ये नहीं होना चाहिए था। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 2016 से 18 तक जो गलतियाँ की उनको आपने अंडू किया है, तो उसमें अगर कुछ नुकसान भी हुआ है तो ठीक है, लेकिन आपने ठीक काम किया। आपके ख्याल में कौन सा नुकसान है? कि वो पूरी तरह अंडू नहीं हुई,
जिस तरह मैंने बताया ना कि लेकिन आप वो लेटर प्रोजेक्ट तो बहुत पुराना था, गलती वहाँ से हुई थी कि गलत घोड़े पे बैठ किया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे उनकी जिस तरीके से हिमायत की गई, मसलन कभी एक दिन के लिए भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो सियासत से लाताल्लुक़ नहीं रही है, लेकिन ये जिस तरीके से थी, जितनी ओपन थी और जितना मुखालिफिन को जो कुछ किया गया उनके साथ। दूसरी जो गलती यहाँ पे हुई ना, न्यूट्रल होने का मतलब क्या है, अब तो वो ख़ुद भी कहते हैं ना कि फ़ौज का सियासत में मुलव्वस होना ठीक नहीं है और उसकी वजह से फ़ौज मुतनाज़ा हो गई, तो वो उसका मतलब ये है कि आप अपनी गुनाह साहिब हो गए। तो तौबा तब कबूल होता है कि जब आप किए गए गुनाह को पहले अंडू कर लें। तौबा तब कबूल होता है कि आप पहले गुनाह की तलाफ़ी करें। इन्होंने गुनाह की तलाफ़ी किए बग़ैर और जो चीज़ें पिछले सालों में की थी उनको रिवर्स किए बग़ैर तौबा कर लिया और न्यूट्रल हो गए। इसलिए जो है ना, इमरान खान साहब और उनके साथियों ने इतने पर निकाल दिए और इसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। न्यूट्रल होने से पहले ज़रूरी था कि जो गुनाह हुए थे उन गुनाहों की तलाफ़ी की जाती और उनके सपोर्ट में और दीगर सियासी अनासर की मुखालफत में जो इक़दामात उठाए गए थे उनको अंडू करके न्यूट्रल हो जाते तो फिर इतना नुकसान ना होता। मालिक साहब, एक जो बाजवा डॉक्ट्राइन जिसे कहते थे, सोहेल वड़ाई साहब ने भी इस पर लिखा था, उसमें एक की फैक्टर ये था कि वो चाहते थे, उनकी ख्वाहिश थी कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। लेकिन 2016 के मुकाबले में अगर आज देखें तो ना हमें इकनॉमिक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। माशरा भी पोलराइज हो चुका है। क्या वजह है, क्यों ये नहीं हो सका, ये स्टेबिलिटी वाला जो इस्तेकाम आए, ये क्यों नहीं मुकम्मल हो सका आपके ख्याल में? आप दोनों साइड नहीं खेल सकते। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो मियां साहब को भी फैसिलिटेट करें कि बाहर चले जाएं, फिर ये भी फैसिलिटेट किया जाए कि अगर इंडाइटमेंट नहीं हो सकती बाकी शरीफ खानदान की, उस पर भी आप हेल्प आउट करें। सो यू कांट प्ले बोथ साइड्स। आई थिंक जहाँ गलती हुई है बाजवा साहब की जी टेनर में कि उन्होंने बैलेंस कुछ क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन वो बैलेंस जो थे बड़े नैरो फोकस बैलेंसेस थे। उन्होंने एक्चुअली बैलेंस को ज़्यादा ख़राब किया। और अब ये नहीं आप कह सकते कि मियां साहब खुद ही चले गए और इमरान खान ने भेज दिए सबको। तो आप कह रहे हैं कि जो 2018 में जैसे वेट डाला था एक पार्टी के पीछे, उसी तरह ही चलते रहते हैं क्या मामला? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब इनकी भी थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं, एक होती है क्लैरिटी कि अगर आपने एक पार्टी पे वेट डाला है सारा, फिर आप सारा डाल के देखते हैं अच्छा यार कम वोट में इसको हमने चलाना है, लेकिन पास्ट भी चीज थी, आपने दूसरी जगह भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा बैलेंस किया। आई थिंक उससे चीजें दोनों साइड ना खुश रही। ठीक है, मैं बस वक्त थोड़ा कम रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम साफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।